गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम ऑल दी एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम पीटी 365 के मॉड्यूल्स अभी पॉलिटी का फिनिश कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 हमारा आ चुका है। तो पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट के ठीक है। और ये जो मटेरियल है वो आपका अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक है। हम इसे फिनिश कैसे कर रहे हैं वो थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। हम पेज बाय पेज चल रहे हैं। कल हमने इलेक्शन कंप्लीट फिनिश करा था, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। और आज हम चलेंगे सेकंड टॉपिक पे, जो हमारा पार्लियामेंट को लेके है, और थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो टोटल इसकी 4 वीडियो होंगी, 4 में से ये फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, सेकंड वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, राइट। सो हम देखेंगे हम इसे फिनिश कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूं। देखिए, हम जो लास्ट पीवाईक्यू हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करके चल रहे हैं कि उनसे भी क्वेश्चन हमारा जो है हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यू कैन से दैट नॉट ए सिमिलर, बट हाँ, कंसेप्ट जो होता है वो क्वेश्चन का सेम ही होता है। सो यहाँ जैसे हमने कल क्वेश्चन ये वाला लगाया था, राइट। इसी तरीके से इसमें थोड़ी सी लैग भी है। अगर मैं लैग की बात करूँ विजन आईएएस में, तो आप थोड़ी सी लैग भी देखेंगे, वो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको। जहाँ पे मेप यूज होना चाहिए था वहाँ मेप नहीं यूज करा है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है ना कि आईएलपी यानी कि इनर लाइन परमिट के बारे में थोड़ा-सा हमें नॉलेज चाहिए था उसके मेप को लेके, बट मेप यूज़ नहीं करा है। बट हाँ, हमने क्या करा है कि अपनी वीडियो में मेप को भी यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है ना? जिससे हमारा क्लियर कट हो जाए कि किस तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट में। ये थोड़ा-सा मेप आपको नहीं मिलेगा कहीं देखने के लिए, बट मेरे पास मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, आपको क्या करना है कि मैं नंबर भी दे दूँगा, इसपे मेंशन कर दूँगा अपना नंबर, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है ना? सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने किस टॉपिक पे। हमारा 10 पेजेज़ कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे हम एमसीक्यू भी लेके चल रहे हैं, लास्ट जो एमसीक्यू है उनको भी लेके चल रहे हैं, है ना? जो करंट से रिलेटेड है, या फिर यू कैन से दैट थोड़ा-सा हमारा जो स्टैटिक पोर्शंस है उसके थ्रू या करंट के थ्रू भी जो कनेक्टेड हो रहा है, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? सो अब हम देखते हैं। ओके, सो हमने 10 पेज फिनिश कर लिए थे, ये हमारा 11वां पेज है। पेज के थ्रू थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, लगता है कि यार ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और हमारा जो जल्दी-जल्दी हो जाता है। सो देखते हैं हम। यहाँ पे है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट, ठीक। सो इसमें जिक्र हुआ है पहले इंटरनल इमरजेंसी का। भाई ये क्या है? इंटरनल इमरजेंसी क्या है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले नॉलेज दे दे रहा हूँ। इंडिया में एक्चुअली में क्या है ना कि आप यू कैन से दैट जो है 3 टाइप की इमरजेंसी कह सकते हैं। जैसे इसमें पहली आती है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के थ्रू है। प्रेसिडेंट्स रूल्स आर्टिकल 356 के थ्रू। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के थ्रू। अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो 2 बेसिस पे लगाई जाती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जैसे मान के चलिएगा हमारे पड़ोसी देश भारत, चीन या किसी अदर कंट्री से फाइट हो गई हमारी, तो हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो वो लगेगी एक्सटर्नल इमरजेंसी, राइट? इंटरनल इमरजेंसी का मतलब है आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो इंटरनल इमरजेंसी आपकी तब लगाई जाती है। क्लियर कट है? चलिए, प्रेसिडेंट्स रूल कब लगाया जाता है? जैसे मान के चलिए अपना जो कंट्री है, उस वो सारी स्टेट्स फॉलो करती हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को। अब कोई सी भी स्टेट्स ऐसा है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस मशीनरी फेल हो जाती है, तब प्रेसिडेंट्स रूल को लेके आया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर थ्रेट होता है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 360 के थ्रू, राइट? सो इसमें से हम अब ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्या रीज़न है? क्यों भई ये न्यूज़ में आया? सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया। इसके कंप्लीट 50 साल हो गए, ठीक है ना? तो इसलिए इसको मनाया जा रहा है। तो अब इसमें हम देखते हैं, पहले हम इमरजेंसी के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल में, किस पार्ट में है और इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, किसको? इमरजेंसी को। क्लियर कट है? अच्छा, दूसरी बात, ये आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। पार्ट कौन-सा है? ये पार्ट आएगा आपका 18वाँ, यानी कि 18th पार्ट में ये आपकी इमरजेंसी लगेगी। क्लियर कट है? अच्छा, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, तो आप समझ गए होंगे। पहले सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि इमरजेंसी को कहाँ से लिया गया है, तो वो है आपका जर्मनी, राइट? दूसरा आपको याद रखना है कि आर्टिकल कौन से हैं। तीसरा आपको याद रखना है पार्ट कौन-सा है। फिर 4th पॉइंट पे आ जाते हैं कि भई इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, क्या प्रोविज़न है, क्यों इसको शामिल करा गया। सबसे पहले है टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, संप्रभुता को बचाने के लिए, यूनिटी को बचाने के लिए, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सारी चीज़ें बचाने के लिए इसको लेके आया जाता है इमरजेंसी को, राइट? क्लियर कट है? चलिए सबसे पहले अब देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है प्रोक्लेम करने का इमरजेंसी का। तो अप्रूवल कैसे मिलेगा इमरजेंसी को और इसको रिवोक कैसे किया जाएगा। अप्रूवल मतलब ये कैसे लागू होगी, बाद में इसका एंड कैसे होगा, वो हमें पॉइंट समझने हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसकी प्रोक्लेम करने के लिए अप्रूव चाहिए दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से, और वो भी विद इन 1 मंथ, ठीक। अगर अप्रूव हो गया तो इमरजेंसी जो है वो कितने मंथ के लिए रहेगी? 6 मंथ के लिए। उसके बाद इसे
एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनिटली टाइम, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इसे अप्रूव किया जा सकता है। बट आपको ध्यान रखना है फर्स्ट जो होगी वो 6 मंथ के लिए होगी और पार्लियामेंट इस पे हर 6 मंथ पे अपना अप्रूवल देगा। अब ये चीज़ भी तो कहीं मेंशन होगी, यस ये मेंशन है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। क्लियर कट। दूसरी बात आ जाती है इसमें फिर, रेजुलेशन अगर अप्रूव जो है वो कंटिन्यू हो गया इमरजेंसी का, तो ये सॉरी 1 मिनट। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि भाई 6 मंथ के लिए तो हो गई, तो वो कौन-सी मेजॉरिटी से होगी? स्पेशल मेजॉरिटी से होगी या सिंपल मेजॉरिटी से? तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेज़ोल्यूशन जो है अप्रूव का कंटिन्यू रखने के लिए इमरजेंसी, वो पास होना चाहिए किससे? स्पेशल मेजॉरिटी से। क्लियर कट है? वो भी ईच हाउस से, दोनों हाउसों से। क्लियर है? अच्छा फिर उसमें मेंबरशिप का भी रेशियो रहता है, क्या रहना चाहिए? सो वो देखना है हमें। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 मेंबर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और वोटिंग भी करेंगे। ठीक है? और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से हर हाउस से पास होगी कंटिन्यू रखने के लिए। अच्छा स्पेशल सर्कमस्टेंस क्या है? यदि लोकसभा डिसॉल्व हो गई ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, कुल मिला के ये है कि इमरजेंसी लगी हुई थी और उसी टाइम पे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई और ये विदाउट अप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन, और इसने जो है अप्रूव नहीं करा, तो क्या होगा? तो प्रोक्लेमेशन जो होगा वो अप टू 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा। तो जो प्रोक्लेम होगा वो सर्वाइव होगा, मतलब प्रोक्लेम कब तक रहेगा? वो रहेगा 30 डेज तक। ठीक है? जब तक कि नई लोकसभा नहीं बैठ जाती। और राज्यसभा जो है वो उसपे अपना क्या दे देगी? अप्रूव दे देगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें 30 डेज़। क्लियर कट है? अच्छा अब इसको रिवोक कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है ये रिवोक मतलब इसको दोबारा स्टार्ट मतलब इमरजेंसी खत्म हो गई और फिर हमें बैलेंस करना है, तो वो कैसे होगा? तो प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेम एनी टाइम्स। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम जो है रिवोक कर सकता है प्रोक्लेम को। ठीक है? और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। दिस डज़ नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चंस बना है कि अगर हमें रिवोक करना है इमरजेंसी को, तो क्या रिवोक करने के टाइम पे क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी पार्लियामेंट अप्रूवल की? नो। सो यू कैन से दैट हियर नो मैंडेटरी फॉर द पार्लियामेंट अप्रूवल। सो दूसरा है, यहाँ पे ये क्लियर कट हो गया हमारे, पार्लियामेंट अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है रिवोक करने के लिए इमरजेंसी को। दूसरा है हमारे पास, इफ अ लोकसभा पासेस अ रेज़ोल्यूशन टू डिसअप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ द इमरजेंसी। अगर लोकसभा ने पास कर दिया कि भई हमें जो इमरजेंसी का कंटिन्यूएशन है उसे डिसअप्रूव करना है, तो क्या होगा? इट मस्ट बी डन बाय द सिंपल मेजॉरिटी। तो ये कैसे होगा? बाय द सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर कट है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम हमारे पास क्या है? चेंज कुछ अमेंडमेंट भी करे गए हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। सो इंटरनल इमरजेंसी को लेके क्या-क्या चेंजेस आना है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा ये क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे कैबिनेट विदाउट कैबिनेट परमिशन उन्होंने खुद ही इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। तो इसलिए उसको एक आपने सुना होगा कि ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है ना? काली यू कैन से दैट ब्लैक इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसमें कैबिनेट की परमिशन नहीं ली गई। तो इसलिए अब देखिए वो लगी थी 1975 में, 3 साल बाद क्या होता है 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या होता है कि एक रिटर्न अप्रूवल लाया गया। इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम, इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम होगी जब रिटर्न एडवाइस होगी, किसकी? कैबिनेट टू दी प्रेसिडेंट की। क्लियर कट है? दूसरा, ये पॉइंट आपको समझना है, रिटर्न एडवाइस चाहिए बाय द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ द आर्टिकल 359, राइट टू राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफेंस, आर्टिकल 20 एंड राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, यानी आर्टिकल 20 और 21 ये क्या होंगे? ये इनफोर्सिबल बने रहेंगे कब भी? इमरजेंसी के टाइम पे भी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट समझना है, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो 21 है, यू कैन से दैट, तो आर्टिकल 20 जो है वो आपका कन्वीनियंस सॉरी यू कैन से दैट राइट टू प्रोटेक्शंस है, और लाइफ लाइफ सॉरी राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 है। ये आपके बने रहेंगे इमरजेंसी लगी हो तब भी। अच्छा, दूसरा टर्म ऑफ लोकसभा, तो बैक टू 5 ईयर फ्रॉम द 6 ईयर बाय अमेंडिंग आर्टिकल 83 टू 172। तो चलिए, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसमें क्या-क्या कब उसको प्रोक्लेम करना है, कब रिवोक करना है, ये पॉइंट थोड़े से आपको ध्यान रखने थे। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275, इट गिव द पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिल जाती है कि वो डिप्लॉय कर सकते हैं एनी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन और एनी अदर फोर्स टू डील विद एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट। तो कुल मिला के ये है कि आर्टिकल 275 ए है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन दे देता है कि भाई वो किसी भी यूनियन या अदर स्टेट में यू कैन से दैट ये ग्रेव सिचुएशन जो है लॉ की उनको पास कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। जितने भी डाउट हैं या डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना?
तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब इंक्वायर होंगे किसके? बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब? ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। क्लियर कट है? चलिए अब देखते हैं कोई क्वेश्चन आया था इससे क्या? यस। तो क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ये 2021 का क्वेश्चन है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या आवश्यक नहीं है जब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, ठीक है ना? सो पहला है हमारे पास डिसोल्यूशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, अगर मान के चलिएगा तेलंगाना स्टेट या फिर फॉर एग्जांपल यूपी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट्स रूल लग गया तो वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो तो डिसॉल्व हो ही जाएगी ना। क्लियर कट है? अच्छा दूसरा, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिमूवल कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल्स? इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं होता है ना। भाई वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो लोकल बॉडी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर कट है? तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 1 और 3। चलिए, ये 2021 का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके क्वेश्चंस कई बार आए हैं, इसको भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहली बात ये कि ये न्यूज में क्यों है। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कुछ जो रेड पिटीशन थी जो चैलेंज कर रही थी किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ द 10th शेड्यूल्स। अब ये है क्या एंटी डिफेक्शन लॉ? सबसे पहले इसे समझते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यू कैन से दैट ADL, ये डिस्क्वालीफाई करने के लिए किसके? मेंबर जो MLA होता है हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन ए टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप। तो कुल मिला के ये एंटी डिफेक्शन लॉ जब लगाया जाता है जब किसी के डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो। ठीक, इट वाज इंक्लूड अंडर द 10th शेड्यूल बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1981। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये इंक्लूड कब है? ये इंक्लूड किया गया है 10th शेड्यूल। शेड्यूल कौन सी हमारी? 10th है, ठीक है। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 52nd अमेंडमेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई वाला अगर अराइज होता है तो डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये भी थोड़ा सा आपको समझना है कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है वो इसको देखेगा। अब डिस्क्वालीफाई कैसे होगा वो देख लेते हैं। एक मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा वो पॉइंट थोड़ा सा हमें समझना है। सबसे पहले वॉलंटरी गिव अप हिज पार्टी मेंबरशिप। मान के चलिए वो आम आदमी पार्टी से जो है यू कैन से दैट मेंबर था, बट उसने वॉलंटरी मतलब अपने मर्जी से उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आगे, वोट्स एंड abstain टू वोट इन द हाउस contrary to direct issue by the political party and such act has not been condoned by the party within a 15 days। अब उसने क्या करा? उसने भाई जो है वो एक यू कैन से दैट आम आदमी पार्टी से तो वो था बंदा मेंबर, बट उसने क्या करा? अपनी पार्टी को वोट ना देकर दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, तब भी वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद है एन इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम डिस्क्वालीफाई। इंडिपेंडेंट का मतलब है जैसे कोई किसी भी पार्टी से नहीं, वो निर्विरोध है। वो डिस्क्वालीफाई जब होगा जब उसने कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्लियर कट है? 3 केस हो गए। चौथा केस क्या कहता है? ए नॉमिनेटेड मेंबर बिकम ए डिस्क्वालीफाई। अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई तब होगा जब उसने कोई अन्य पार्टी सॉरी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। यानी कि 6 मंथ के एक्सपायर के बाद उसने उसको यू कैन से दैट खुद को वहां पे ज्वाइन करा तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो 4 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है? वॉलंटरी गिव अप। अगर उसने वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ दी तो, वोट नहीं डाले उसने तो, इंडिपेंडेंट मेंबर है और उसने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली तो, नॉमिनेटेड मेंबर है और उसने पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन किया तो भी वो डिस्क्वालीफाई मानी जाएगा। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अलाउ अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज विद इन इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर इन फेवर। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो गई है तब वहां पे 2/3 इसके लेजिस्लेचर की आवश्यकता होगी। क्लियर कट? अब यहाँ पे पॉइंट्स है, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज ए स्पीकर। अब अगर कोई भी पर्सन जो है वो स्पीकर या लोकसभा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, और या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर ये चुन लिया गया, ठीक है ना, तो देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही सी डिमिट्स द पोस्ट। तो कुल मिला के ये है कि क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है मेंबरशिप ज्वाइन करने का कि भाई आप जो है
स्पीकर या चेयरमैन चुन लिए गए, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको याद रखना है डिप्टी ना तो डिप्टी चेयरमैन का ज़िक्र का है, ना ही डिप्टी स्पीकर का ज़िक्र है, यहाँ पे है स्पीकर। स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा में अगर आप चुन लिए गए, इलेक्टेड हो गए, तो आप पार्टी को छोड़ सकते हैं, उसको रीजॉइन भी कर सकते हैं। बट इन 4 कंडीशनों में आप रीजॉइन नहीं कर सकते। प्रेजेंटली क्या है? लॉ डज नॉट प्रोवाइड ए टाइम लिमिट। अभी प्रेजेंटली जो है वो लॉ टाइम लिमिट जो है वो नहीं प्रोवाइड करता। विद इन विच स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डिसाइड वन एंटी डिफेक्शन केस। चलिए अब आ जाते हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन भी है 10th शेड्यूल के रिगार्डिंग है, क्यों नहीं है? ये वाला क्वेश्चन आया था, आपने शायद देखा हुआ। क्योटो होलन वर्सेस ज़ेज़ुलो 1992 शेड्यूल्स। ये क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्पीकर डिसीजंस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है? आता है। तो फिर वो किस किस के अंदर आता है? वो आपको पॉइंट याद रखना है कि हो तो, राइट? दूसरा है हमारे पास, हाँ, 1 मिनट, क्लियर है। दूसरा है हमारे पास, वेट, दूसरा है हमारे पास केशम मेघाचंद्र सिंह 2020। ये क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिस्क्वालीफाई पिटिशंस अंडर द 10th शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फिलिंग। तो कुल मिला के ये है कि उसको नॉर्मली डिसाइडेड किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ द 3 मंथ के लिए। अब इसके लिए क्वेश्चंस भी आया था, क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। तो आपको समझ में आया क्या क्या कंडीशन होती है एंटी डिफेक्शन लॉ की, किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना? सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम। राइट, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर लेता हूँ तो और समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटमेंट टू द हाउस। दूसरा है द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम within which the presiding officer has to decide defectance case। अब देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा मेरे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखें आप, ये दिया है द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, जबकि हमने बोला था यहाँ पे कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 month, विद इन 6 month ऑफ बीइंग अपॉइंटमेंट बाय द हाउस। तो यहाँ पे जो है कुल मिला के ये है कि कोई भी मेंबर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 6 month ज्वाइन करेगा। बट यहाँ पे ये बात कर रहा है कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग। फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया, क्लियर है? दूसरा क्या कहता है? द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन केस। भाई ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेमवर्क नहीं है, और अगर टाइम फ्रेमवर्क नहीं है तो इसका मतलब ये है ये टाइम जो लिमिट होती है प्रेसिडेंट ऑफिसर की वो नहीं है। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। बट आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँ। सो ये यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? चलिए, सो अभी हमें देखते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा, वेट 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 वेट, राइट। सो ये दिया है प्रेजेंटली लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम लिमिट, यही बात आ गई ना? अभी हम कह रहे थे, वो तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था। क्वेश्चन में वही बात कह रहा था, नो टाइम लिमिट। देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे, wait, यही बात यहाँ पे थी, सॉरी, राइट। सो यहाँ पे हम देख रहे थे अभी, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेमवर्क, क्लियर कट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ जाता है हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। भाई ये क्या है, ये क्यों यूज करा जाता है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपके पहले जब पड़ेगा, जब मैं ऐसे समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। पहली बात तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इनका अंतर समझ लो तब आपको थोड़ा सा ये और क्लियर कट होगा। सो देखते हैं हम यहाँ पे, वेट, ओके। सो फर्स्ट है हमारे पास पैरामीटर दिए गए, ये पैरामीटर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जियोग्राफिकल यूनिट क्या कहती है? कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट्स। ये आएंगे आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। और लार्ज जियोग्राफिकल एरिया
आर डेमोक्रेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी एंटर कंट्री में भी सिंगल है कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कुल मिला के ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल काउंट करी जाती है। अभी ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, राइट। और फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम में आपके डिस्ट्रिक्ट भी आएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आएंगी। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टेड होगा वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। यहाँ क्या होगा, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव ओनली, यहाँ पे होगा एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वन ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होगा, किसमें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक। वोटिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो वोटर वोट्स फॉर ए कैंडिडेट। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो वोटर होता है वो कैंडिडेट को वोट डालता है, बट प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव में ये पार्टी को वोट करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक। दूसरा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो पार्टी में गेट मोर देन सीट देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। विनिंग कैंडिडेट में नॉट सिक्योर मेजोरिटी 51 प्लस 50% प्लस वन वोट्स, ठीक। एवरी पार्टी गेट सीट इन द, सीधी सी बात है, जब पार्टी को वोट दिया जा रहा है तो वो सीट्स की बात करेगी और कैंडिडेट की बात होगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, ये लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो किसके लिए, आपकी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो आपका होगा कहाँ पे, इजराइल और नीदरलैंड में। क्लियर कट है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कुछ। बेनिफिट्स है यहाँ पे, सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर ए कॉमन वोटर्स। भाई आम आदमी भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को समझ सकता है। अच्छा, दूसरा, फैसिलिटी फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक। इनकरेज वोटर फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। तो कुल मिला के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो लोकेलिटी को बढ़ावा देता है, वो पार्टी को देता है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। सो इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टी बेस्ड ऑन देयर वोट्स हियर एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द माइनॉरिटी पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक। आगे कंसर्न क्या है, ओवर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर टू देयर वोट्स हियर डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर द माइनॉरिटी, स्मॉल ग्रुप्स के लिए ये थोड़ा इंश्योर नहीं करता है, राइट। अच्छा, कैन लीड ए फ्रेगमेंटल लेजिस्लेचर विद मल्टीपल स्मॉल, तो बहुत सारी किसी के भी यू कैन से दैट प्रोज एंड कंसर्न होते हैं। सो बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये है लोकसभा के लिए, यू कैन से दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के लिए। किस किस कंट्री में होता है वो थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया एंड इजराइल, नीदरलैंड्स। और ये थोड़ा सा आपको समझना है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यू कैन से दैट लोकसभा, वो किसके लिए, ये बंदा जो है कैंडिडेट को वोट करेगा, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी को वोट करेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं हम, कुछ टाइप दिए गए हैं प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, तो और दूसरा है हमारा लिस्ट सिस्टम, तीसरा है मिक्स मेंबर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। सो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम में वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, क्लियर है, adopted from the election of member Rajya Sabha and state legislative council and the elected president and vice president। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। लिस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, क्लियर कट है। अच्छा, मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन जर्मनी, ये भी हमने पढ़ा था, ये सारी वही कहानी है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, one candidate is elected through first past the post systems from each territorial constituency. There are also additional seats that are filled based on the various party percentage of the vote। हम पार्लियामेंट कमेटी, राइट। सो पार्लियामेंट कमेटी में हम देखेंगे एक्चुअली में ये क्यों न्यूज में है, क्या कारण है। तो अभी लोकसभा ने एक मोशन को मूव किया है पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी को लेकर, राइट। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट कमेटी होती क्या है, ठीक है, किस आर्टिकल में है, कहाँ पे जिक्र है इसका, तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट होना है या इलेक्टेड होना है बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर विच वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो कुल मिला के पार्लियामेंट कमेटी इट मीन्स ए कमेटी, ये कमेटी है जिसमें अपॉइंटमेंट होना, इलेक्टेड होना है हाउस के द्वारा या नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर के द्वारा, जो वर्क करेगा किसके, स्पीकर के अंडर में। अभी प्रेजेंट की बात करें, इट्स रिपोर्ट टू हाउस और स्पीकर एंड सेक्रेटरीट फॉर विच द प्रोवाइड बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है पार्लियामेंट कमेटी का, ये हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, राइट। अच्छा, उसके बाद ये अपनी अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल 105 से ड्राइव करते हैं, जिसको हम डील विद द प्रिविलेज ऑफ द एमपी, एमपी यू कैन से दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 118 यहाँ से ये अपनी अथॉरिटी ड्राइव करते हैं। चलिए, अब पार्लियामेंट कमेटी के कुछ प्रकार भी हैं। सबसे पहले है एड हॉक कमेटी और दूसरी है स्टैंडिंग कमेटी।
तो एडहॉक कमेटी में क्या होता है, अपॉइंटमेंट होना है फॉर स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एडहॉक यू कैन से दैट स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपॉइंटमेंट होना है, एंड सीज टू एग्जिट व्हेन दे फिनिश टास्क असाइन टू देम। कुल मिला के ये जैसे ही उनका काम कंप्लीट हुआ तो वो काम फिनिश कर दिया जाएगा, एडहॉक अस्थायी, राइट। अच्छा, जैसे एग्जांपल दिया है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी बनाई गई, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन अ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेंट, ये सब क्या है, एड हॉक कम्युनिटी है, तो ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है, जैसे इनका काम खत्म, कमेटी खत्म, क्लियर कट। स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं तो ये परमानेंट होती हैं और रेगुलर कमेटी होती हैं, विच आर कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये कॉन्स्टिट्यूट होती हैं टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल कमेटी और डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जैसे डीआरसी पढ़ते हैं हम, एंड सेम अदर कमेटी लाइक द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, ठीक। अब कुछ कमेटियों को डिटेल दी है, वो न्यूज में है, वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, यू कैन से दैट पीएससी, इसको सेटअप किया गया था 1921 में, ठीक है, कैसे, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, भाई क्या काम करती है, ऑडिट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को ऑडिटिंग करना, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करने का काम होता है पीएससी का, क्लियर कट। चलिए आगे है हमारे पास एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या कहती है, एस्टीमेट कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फर्स्ट टाइम 1950 में। इसमें 30 मेंबर होते हैं, कहाँ से, डायरेक्ट लोकसभा से, राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता, ठीक। फंक्शन क्या है इसका, ये सेशन का काम करती है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी जो होती है ब्रिंग अबाउट द इफिशियंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुल मिला के ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पॉलिसी लेके आएंगी वो यू कैन से दैट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, जैसे एक परमानेंट कोई पॉलिसी चल रही है, उसके ऑल्टरनेटिव क्या पॉलिसी होंगी जो इफिशियंसी को बढ़ाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ये एग्जामिन करती है, मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी इंप्लीमेंट इन द एस्टिमेट्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पब्लिक कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, पीसीओएल, ये क्यों लेके आई जाती है, सॉरी, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, ये री इलेक्टेड करने के लिए एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पीसीओल, पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये एक्चुअली में अभी क्या हुआ, री इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पीसीएल। ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, 1976 में, सेक्शन 4 के अंडर में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के थ्रू। अब ये क्या करती है, ये एडॉप्ट की बात करती है हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज के लिए, एंड प्रोवाइडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी 10 ईयर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। देखिए लैंग्वेज की बात है तो हिंदी लैंग्वेज के लिए ये यू कंसिडर हिंदी लैंग्वेज की ही बात करेगी। और यहाँ पे मेंबरशिप जो होते हैं वो 30 होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और जो इलेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू द किसके होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने पढ़ा था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये इसमें पार्टी को वोट किया जाता है या फिर किसी भी मेंबर को वोट किया जाता है, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। फंक्शन क्या है इसका, इसका काम है रिव्यू करना जो भी प्रोग्रेस हो रही है हिंदी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूनियन में, एंड सबमिट रिकमेंडेशन ऑफ टू द प्रेसिडेंट, तो ये सब इसके काम है किसके, पीसीओल के। नेक्स्ट है हमारे पास कमेटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा। प्रिविलेज कमेटी की बात करें राज्यसभा की तो ये हेल्ड 12 अपोजिशन एमपी, इसने अभी क्या करा है, 12 अपोजिशन एमपी को हेल्ड करा है, एंड गल्टी ऑफ मिसकंडक्टर ऑफ डिस्टर्ब्ड हाउस प्रोसीडिंग। अच्छा इसके बारे में बात करते हैं, कमेटी ऑफ प्रिविलेज राज्यसभा के बारे में, तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इन्वेस्टिंग, क्या करने के लिए, और एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट प्रिविलेज के जो भी यू कैन से पार्लियामेंट प्रिविलेज मिला है, अगर वो ब्रीच हो रहा है कहीं भी तो उसको रेस्पॉन्सिबल और इन्वेस्टिगेट करने का काम होता है कमेटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, क्लियर कट। पार्लियामेंट प्रिविलेज जो है वो स्पेशल राइट होता है, इम्यूनिटी होती है ना, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लिए और उनके मेंबरों के लिए, जिससे कि वो अपने फंक्शन को इफिशियंटली कर सके। और ये 10 मेंबर रखती है जिसको राज्यसभा चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम इन केस ऑफ लोकसभा की बात करेंगे तो प्रिविलेज कमेटी में जो है 15 मेंबर होते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। राज्यसभा के केस में 10 मेंबर, वो भी कौन चुनेगा, चेयरमैन चुनेगा, और यहाँ पे स्पीकर चुनेगा कितने, 15 मेंबर, ठीक। अच्छा उसके बाद चेयरमैन ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन फ्रॉम द अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ द कमेटी। उसके बाद आ जाती है हमारी कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी का है, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूस 8 कैबिनेट कमेटी, ठीक। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अच्छे समझना है, और कई बार अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो प्रैक्टिस सेट वाले इस क्वेश्चन को देते हैं चांस इसके आने के, तो 2-3 साल से लगातार तो वो दे ही रहे हैं। सो हम कैबिनेट कमेटी समझते हैं, 8 होती हैं। देयर आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर। सबसे पहली बात ये है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नेचर में होती है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको समझना है कि कैबिनेट कमेटी इज नॉट मेंशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो हाउ एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961 है, ये प्रोवाइड करता है इनके स्टेबलाइजेशन को, कैबिनेट कमेटी को। कैबिनेट कमेटी जो है वो कमेटी सिस्टम को फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसके लिए बनाती है। कौन-कौन सी है? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, इनको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और बस आपको एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि पार्लियामेंट अफेयर कमेटी जो है वो होम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। तो ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको समझने वाला है आपके लिए कि भई इसमें आपको देख के चलना है कि पॉलिटिकल अफेयर कमिटी और इकोनॉमिक अफेयर कमिटी और अपॉइंटमेंट कमिटी, इनको चेयर करेगा प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट अफेयर कमिटी को करेगा होम मिनिस्टर, राइट? सो उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है, दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें क्या ये इंक्लूड करते हैं, वो करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं नॉट डिवार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप, उनको भी वंचित नहीं किया जाएगा उनके मेंबरशिप से, राइट? सो ये कुछ देखिए, मैं बताऊं, ये सारी कमेटियां ना याद रखनी है आपको, पॉइंट मेन मेन जो होते हैं वो याद रखने हैं। जैसे कमेटी ऑफ प्रिविलेज में मैंने अभी बात बताई कि राज्यसभा में कितना है, लोकसभा में कितना है, चेयर कौन करेगा, कौन किसको लेके आएगा, राइट? अब है हमारे पास सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्या है भाई? एज पर द पार्लियामेंट कंप्लीट, 75 साल कंप्लीट कर लिए पार्लियामेंट ने, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली 75 ईयर कंप्लीट होने के बाद सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। भाई ये क्या होते हैं, कौन होते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम समझेंगे अभी। और उससे पहले थोड़ा सा आप इस पे अंतर थोड़ा सा हम समझने की बात करते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे है लोकसभा के सेक्रेटरीट और राज्यसभा के सेक्रेटरीट, ठीक है ना? स्ट्रक्चर क्या है सेक्रेटरीट का? लोकसभा एंड राज्यसभा। स्पीकर जो है लोकसभा का वेस्टेड विद द अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है। इसी तरीके से राज्यसभा में होगा, वेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट, राइट? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, और इसका भी कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस की बात करेंगे, तो गवर्नर बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट, रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस रूल 1955। ये प्रेसिडेंट इसमें क्या करेगा? कंसल्ट लेगा किसकी? स्पीकर की, तब रिक्वायरमेंट करेगा इसकी। इसी तरीके से यहाँ स्पीकर की, यहाँ प्रेसिडेंट जो होगा वो किसकी कंसल्ट लेगा? चेयरमैन की। बस इतना सा अंतर है, सिमिलर टू दी लोकसभा, तो ज्यादा अंतर नहीं। तो सेक्रेटरीट आपको समझ में आ गया, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में किसके अंडर में काम करते हैं? ये करते हैं स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, एंड राज्यसभा में इन केस ऑफ सॉरी राज्यसभा जिनको अंडर में काम करेंगे उनके सेक्रेटरीट यू कैन सी दैट चेयरमैन। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 1998 है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये कहता है कि हर हाउस, यानी कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव द सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सेक्रेटरी स्टाफ होता है, क्या वो सिर्फ राज्यसभा में होता है या लोकसभा में? नहीं, ईच, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में होता है। पार्लियामेंट इसके लिए लॉ लेके आएगा, रेगुलेट करेगा उनके रिक्वायरमेंट को, उनकी कंडीशन क्या होगी सर्विस की, ठीक है ना? किस पर्सन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है ना? ये सब काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। किसके द्वारा? वही लॉ के द्वारा। फिर भी क्या होता है? नो सच लॉ हैज बीन पास्ड, ये लॉ जो है वो पास नहीं है। इट आल्सो अलाउ क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर कट। आर्टिकल 187 क्या कहता है? ये सिमिलर प्रोविजन है सेक्रेटेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो अभी हमने एक पॉइंट यहाँ पे निकाला था कि भाई हमने यहाँ पे निकाला था ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए तो सेपरेट सेक्रेटेड स्टाफ की बात जो है वो आर्टिकल 98 है, और आर्टिकल 187 है, ये प्रोविजन है किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेचर का। क्लियर कट है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, इनके कुछ पॉइंट भी दिए गए यहाँ पे, वेट, हाँ, ये पॉइंट है हमारे पास। काउंसिल ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरी फोर हाउस ऑफ पीपल वर सेटअप व्हेन द बोथ हाउसेस कम इनटू एग्जिट 1952। ये तभी से बना हुआ आ रहा है, ठीक है ना? इनके जो नेम है वो चेंज किए गए 1954 में। ये हमें पता ही है कि राज्यसभा सेक्रेटेड हो गया था, वो लोकसभा सेक्रेटेड हो गया था। क्लियर है। अच्छा, तो ये सारी बातें, इनमें से जो मेन मेन पॉइंट है वो हमें समझने हैं, ज्यादा सारे पॉइंट हमें नहीं समझने हैं। फिर हमारे पास आता है, हाँ, फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरीट, तो वो सारी चीजें हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऑफ द एफिशिएंसी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट हाउस, सर्विस बैरियर पार्लियामेंट वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटी, प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल एंड ब्रिंग आउट वेरियस पब्लिकेशंस। ये फंक्शन है किसके? सेक्रेटरी। क्या क्या काम करेगा भाई? देखिए, सबसे पहले बात तो उसका काम है प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल करना, ब्रिंग आउट वेरियस पब्लिकेशंस लेके आना है, सर्विस वेरियस पार्लियामेंट कमेटी की बात करेगा ये। उसके बाद पेमेंट ऑफ द सैलरी एंड अदर अलाउंस की बात करेगा, सेक्रेटरी जनरल एंड एडवाइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करेगा, प्रिपेयर एंड पब्लिक रिकॉर्ड डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो हाउस के डे टू डे पब्लिक जो पब्लिश रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिपेयर करने का काम करेगा सेक्रेटरीट, ठीक है। चलिए,
कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ भी हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। अदर इंपोर्टेंट न्यूज़ जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं हम। तो अभी क्या हुआ है कि कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद एन 2 ईयर टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अगस्त 2024। सो अभी क्या हुआ है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट को 2 साल के टेन्योर के लिए 30 अगस्त 2024 से यू कैन से दैट अपॉइंट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? सबसे पहले ये सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस के आधार पे होते हैं इनका अपॉइंटमेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बारी अगर आपने लास्ट पीवाई को लगाएंगे तो आप थोड़ा सा खोल के देखेंगे, ये सीनियर कम मेरिट बेसिस पे होते हैं इनका अपॉइंटमेंट। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट अलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, इन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फंक्शन की बात करेंगे तो ये इंश्योर करता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और आयरन्स एंड आउट डिफरेंस अमंग मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा जा चुका था ये वाला क्वेश्चंस कि भाई जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, राइट। उसके बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है इसकी कोई अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट, हैज नो अथॉरिटी ओवर द वर्किंग डिपार्टमेंट में इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी रिगार्डेड प्रीमियस इंटर पेरिस अमंग द सेक्रेटरी और यूनियन गवर्नमेंट। चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट ये क्या है, प्रेसिडेंट एड्रेस टू जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द परमिशन ऑफ द 18th लोकसभा। 18th लोकसभा के बाद अब प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा पार्लियामेंट को, उसी के रिगार्डिंग है। तो आर्टिकल 86 क्या कहता है, ये अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट को कि वो एड्रेस करे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस टुगेदर, या तो एक को लोकसभा या राज्यसभा को या दोनों को एक साथ, ये परमिशन देता है प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 86। दूसरा, प्रेसिडेंट हैज नॉट सो फार एड्रेस अंडर दिस प्रोविजन। अच्छा, आगे क्या है, आर्टिकल 87 क्या कहता है, दो स्टेट में करेगा प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट क्या है, एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ई जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सिटिंग होगी तब करेगा वो, या फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, या फर्स्ट सेशन होगा हर साल के बाद तब करेगा ये, किसको, पार्लियामेंट को एड्रेस, कौन, प्रेसिडेंट, राइट। ओरिजिनली की बात करें तो आर्टिकल 87 जो है वो रिक्वायर करता है प्रेसिडेंट टू एड्रेस द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऐसी सीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट अमेंडमेंट आर्टिकल 1951 अमेंड दिस प्रोविजंस। पास ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 18th लोकसभा टुक ओथ। अब देखिए ओथ, कसम कसम खिलाने की बात होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो कहाँ है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थर्ड शेड्यूल में, राइट। आर्टिकल कौन सा देता है, 99 देता है। ये ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको उसमें थर्ड शेड्यूल याद रखनी है, आर्टिकल 99 रखना है। आर्टिकल 104 क्या कहता है, प्रोवाइड ए पेनल्टी फॉर ए मेंबर इफ ही सी सिट इन द हाउस विदाउट द ओथ। देखिए आर्टिकल 99 तो ये कह रहा है भैया आप ओथ कसम लो तब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वहां पे जाके बैठोगे, थर्ड शेड्यूल कह रहा है। बट 104 ये कह रहा है भाई साहब अगर आपने कसम नहीं ली है तो आप पे पेनल्टी की बात करता है आर्टिकल 104। अब बात क्या है इस रूल का, एन इंडिविजुअल कैन बिकम ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड ही सी टेक पार्ट इन अ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। कुल मिला के कोई भी इंडिविजुअल वो मिनिस्टर का सॉरी इलेक्टेड टू पार्लियामेंट के लिए मिनिस्टर हो सकता है, अगर सॉरी एन इंडिविजुअल कैन बिकम ए मिनिस्टर, कोई इंडिविजुअल जो है वो मिनिस्टर बन गया है फॉर एग्जांपल विदाउट बीइंग इलेक्टेड इन पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड नहीं हुआ है तो वो बैठ सकता है, टेक पार्ट ले सकता है, राइट। ओथ कैन बी सब्सक्राइब, अभी ओथ ली कहां से गई है, ये ली गई है इंग्लिश से, और एनी ऑफ द 20 सॉरी नॉट 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 यहाँ पे मैं पॉइंट बताना चाह रहा था आपको कि आप कसम कैसे लेंगे, या तो आप इंग्लिश में ले सकते हैं या जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है अपनी उससे ले सकते हैं आप। क्लियर कट है, चलिए यहाँ तक फिनिश हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है, उसको देखेंगे अब हम। सिटीजनशिप, ठीक है, क्या क्या इशू हैं जो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी क्या है इसमें, न्यूज में क्यों है भैया, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें सिटीजनशिप की, ये है क्या। तो आप ये सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 वाला है ये आपको परमिशन देता है कि आप सिटीजनशिप जो है वो 5 तरीके से यू कैन सी दैट रिसीव कर सकते हैं। सो कैन सा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट जो आपके पूर्वज हैं वो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और इन कॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, और कोई भी टेरिटरी अगर अपने अपने देश में मिला ली तो। सो देखिए आप जन्म से तो है ही सिटीजनशिप इंडिया की, डिसेंट आपके पूर्व जो भी आपके जो पूर्वज रहे उसके आधार पे,
आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, अदर कंट्री के जो लोग हैं, नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, और अगर कोई कंट्री हमने जीत ली और वो फिर हमारे इंडिया में शामिल हो गई, तब भी आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, कंट्री की बात नहीं है, आई मीन टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पे। टेरिटरी आप समझ रहे होंगे ना, कोई छोटा मोटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने असम की साइड पे कोई है एरिया, वो अगर हमने अपने में मिला लिया तो फिर भी आप इंडियन सिटीजनशिप में काउंट होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है कि ये जो इंडियन सिटीजनशिप है, वो डुअल सिटीजनशिप आपको नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है ना? डुअल सिटीजनशिप जो है वो आपको कहाँ मिलेंगी, जैसे यूएस, यूके और पाकिस्तान में भी मिले, पाकिस्तान में भी है, राइट? सेक्शन 6 जिसकी बात हम कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है एक्चुअली में, ये न्यूज़ में इसलिए भी है, मैं आपको बताऊँ। अभी जो है सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसकी जो वैलिडिटी है उसको और अपहेल्ड कर दिया गया है, तो इसीलिए न्यूज़ में है। अच्छा, ये भी है क्या सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955? ये स्पेशल प्रोविजन है एडेड थ्रू द सिटीजनशिप एक्ट 1985 के द्वारा द्वारा इसको ऐड करा गया। तो सेक्शन 6 ए जो है वो बात करता है असम अकॉर्ड्स की, तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, इसको अपहेल्ड और कर दिया गया है बिटवीन देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट। तो कुल मिला के ये है कि सेक्शन 6 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का है, इसको ऐड करा गया था 1985 के थ्रू। तो असम अकॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे कुछ असम का एरिया है, उनको जब इंडिया में मिलाया गया था, उसके बाद उनको सिटीजनशिप दी गई थी, तो उनकी एक बाउंडेशन थी, उस बाउंडेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो वही सारी चीज़ें हैं। इन ऑल एरिया नहीं है असम का, मैं कुछ पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ। इन कॉन्फ्रेंस सिटीजन्स ऑफ दोज हू माइग्रेंट, कौन थे भाई वो लोग? जो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश से था, और वो कहाँ आ गए थे? असम आ गए थे। फ्रॉम द जनवरी कब? 1 1966 अंटिल कब तक? 24 मार्च 1971 तक, ठीक है ना? तो तब तक जो लोग आए थे, वो सब किसमें आएँगे? अंडर असम अकॉर्ड्स में। राइट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसको अमेंड किया गया 2019 वाले को 55 वाले को अमेंड किया गया कब? 2019 में। तो इसमें क्या-क्या चीजें काउंट करेंगे वो भी अभी हम पढ़ेंगे, क्या-क्या रहेंगी, क्या-क्या नहीं रहेंगी। सो अब कुछ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स भी हैं इसके अकॉर्डिंग, अभी वो अमेंडमेंट एक्ट की भी बात करेंगे हम। सो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया था डिसीजन ऑफ असम, जो फॉरेनर हैं वो ट्रिब्यूनल एंड डिक्लेयर आर रेजिडेंस ऑफ स्टेट एज ए इंडियन सिटीजनशिप, जो असम कोर्ट की बात करते हैं सेक्शन 6, ठीक है ना? फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसको स्टेबलाइज किया गया अंडर फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द 3 ऑफ फॉरेन एक्ट 1946 में। तो ये फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है ना वो काउंटेड फॉर द असम अकॉर्ड्स के रिगार्डिंग है, जो कि 1964 में इसको ऐड करा गया। ऑथोरिटी क्या है? ओनली फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैव पावर टू डिक्लेयर ए पर्सन एज ए फॉरेन, राइट? तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल को ही राइट है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि क्या फॉरेन है और क्या इंडियन है। thus being the exclude from the national registration of the citizen in Assam does not automatically classify a person as a foreigner। ये ऑटोमेटिकली क्लासीफाई नहीं होगा, ये कौन करेगा? ये करेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल्स कि ये फॉरेनर है या नहीं है, राइट? अब हम बात करते हैं पावर की। पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अच्छा चलिए, अब हम आगे आ जाते हैं। ये वाली मैं बात कर रहा था, अभी मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, जब वो अमेंड करा गया तो क्या-क्या कंडीशन रखी गई? उसमें कंडीशन ये थी कि इल्लीगल माइग्रेंट उन्हें हु फिल 4 कंडीशन विल नॉट ट्रीटेड एज ए इल्लीगल माइग्रेंट, मतलब उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा जो 4 कंडीशनें फुलफिल करते हैं। कौन-कौन सी वो 4 कंडीशन है? पहली, वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं। बट वे आए कहाँ से हैं? अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए। दे एंटर्ड इंडिया ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2004। तो यानी कि 31 दिसंबर 2004 से पहले अगर वो 2014, राइट, सॉरी सॉरी 2014 से पहले अगर उनकी एंट्री हो गई है, तो वो आपके इलीगल माइग्रेंट नहीं है। कहाँ से आए? वो अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए और पाकिस्तान से आए। दे आर नॉट सर्टेन ट्राइबल, वो ट्राइबल भी नहीं है जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्स शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशंस में है, जो ट्राइबल की बात करती है वहां से भी। एरिया अंडर द इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड। तो एरिया जो है वो किसके अंडर में आता है? इनर लाइन परमिट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो ये 4 कंडीशन जो फुलफिल करते हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं हो जाए, नहीं होंगे। अच्छा, इसीलिए आपने एक खबर सुनी होगी कि आखिर में फिर धरना क्यों चल रहा था दिल्ली में इसके लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019 के लिए। भाई उसके लिए धरना ये चल रहा था कि इसमें मुस्लिम काउंट नहीं है। ये थोड़ा-सा आप समझ पा रहे होंगे ना, मुस्लिम कम्युनिटी काउंट नहीं है, इसलिए चल रहा था, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या है? फिर हम यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट
ये एग्जेम्प्ट करेगी सेड माइग्रेंट, वो क्या बोलेगी, फ्रॉम एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पासपोर्ट एंट्री इंडिया 1920 फॉरेन एक्ट अभी हम पढ़ रहे थे 1940 रूल ऑर्डर द मेड देयरफॉर अंडर। नेचुरलाइजेशन पीरियड क्या है, जो नेचुरल पीरियड को भी घटा दिया गया, 11 से लेके 5 साल कर दिया गया ऑफ द कैटेगरी ऑफ द माइग्रेंट। ठीक, तो कुल मिला के ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसमें कंडीशन, 4 कंडीशन रखी गई, वो 4 कंडीशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024, जो अभी हम 19 की बात करते थे वो मैंने आपको बता दिया। क्या है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अभी उसने अमेंड करा है सिटीजनशिप रूल्स 2009 को एंड नोटिफाइड किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 टू इन्फोर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को, राइट। सो 2019 अमेंडमेंट एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए 2024 रूल्स लाए गए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन वन मस्ट, कौन कौन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, या फिर उसने इंडियन सिटीजन से शादी करी है, या माइनर चाइल्ड है ऑफ इंडियन सिटीजन का, अ पर्सन हुज पेरेंट एज रजिस्टर्ड एज द इंडियन सिटीजन, एक पर्सन जिसके पेरेंट जो है वो रजिस्टर्ड है इंडियन सिटीजन के रूप में, अ पर्सन आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो ये तो एलिजिबिलिटी रही अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप के लिए 2024 वाले के लिए। अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए नेचुरलाइजेशन के लिए, पर्सन जो है वो उसको प्रेजेंट, वो प्रेजेंट करेगा एफिडेविट वेरीफाइंग करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन। ठीक, उसको एक एफिडेविट प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो एफिडेविट होगा वो इंडियन सिटीजन टू टेस्टिफाई द करेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक, अच्छा, उसको नॉलेज होनी चाहिए 8th शेड्यूल की, 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज आती है उनकी, वो नेचुरलाइज तरीके से क्वालिफाई कर जाएगा सिटीजनशिप के लिए। अच्छा, प्रूफ क्या चाहिए नेशनलिटी के लिए, 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके वीजा हो गया, रेजिडेंशियल परमिट हो गया, और सेंसस स्लिप हो गई, आधार कार्ड्स हो गए, ये सब कुछ। रिनाउंसिंग सिटीजनशिप और अनदर कंट्री। अब अच्छा, दूसरी क्या कंडीशन है उसे, भाई दूसरी कंट्री की उसे सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी तब। डिक्लेयर सेइंग सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री शैल स्टैंड रिनाउंस। ठीक, ऑथोरिटी टू विच एप्लीकेशन में मेड अंडर सेक्शन 6 बी ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा होगा टू एम्पावर गवर्नमेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर कट है, तो कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे 2021 में आया था जो क्वेश्चन। क्या है, वेट, क्वेश्चन है हमारे पास, with reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship, one domicile. भाई ये तो हमने पढ़ा था कि एक ही तरीके, एक ही सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है इंडिया में। दूसरा है, a citizenship by birth only can become the head of the state। यहाँ पे ये गलत बोल रहा है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं है भाई, ओनली सिटीजन। भाई हेड ऑफ द स्टेट कौन बन सकता है, हेड ऑफ द स्टेट यू कैन से दैट प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, ओनली जिसने जन्म बर्थ से ही वो सिटीजनशिप इंडिया की वही बन सकता है, नहीं, अदर कंट्री को भी है, बट यूएस में नहीं है ना ये। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा गलत होने से सिंपली है, ये गया ये गया। अब खैर एलिमेंट टेक्निक तो खत्म हो गई, बट फिर भी अब थर्ड और देख लेते हैं। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड दी सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव इट अंडर एनी सर्कमटेंस। अगर मान के चलो, अगर फॉरेनर ने एक बारी सिटीजनशिप ले ली तो वो डिप्राइव नहीं किया जाता किसी भी सर्कमटेंस से। भाई ये गलत, ऐसा नहीं हो सकता ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, राइट। ये हमने लगा लिया आराम से। चलिए आगे हमारे पास क्या है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास, कि अभी हमने पढ़ लिया कि भाई 2019 वाला क्या कहता है। 5 ग्राउंड्स हैं आपका ओसीआई कैंसिल करने के लिए। पहला, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड के द्वारा किया है तो, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है डिसअफेक्शन दिखाया है तो, आप दूसरे इनेमी कंट्री के साथ एंगेज हैं तो भी आपका ओसीआई कार्ड जो है कैंसिल हो जाएगा। नेसेसिटी इन इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन द, मतलब आवश्यक है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इफ विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ओसीआई हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और मोर। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जो जिससे आपका ओसीआई कार्ड जो है वो डिसअफेक्टेड होता है। अच्छा, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई, ये मैंने अभी आपको बताया क्या क्या 5 कंडीशन है वो आपने देखी ली।
तो ओसीआई स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 कब 2005 में। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल आइदर इन ए सर्विस एंड रिटायर्ड आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द ग्रांट ऑफ ओसीआई। देखिए कोई भी फॉरेन मिलिट्री पर्सन है वो आइदर इन सर्विस में है, रिटायर हो चुका है, वो भी इंटाइटल नहीं है ओसीआई के लिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई कार्ड होल्डर हैव बीन मर्ज अंडर वंस कैटेगरी इन 2015। ये मैंने आपको बताया था कि पहले अब क्या था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई कार्ड होल्डर इन दोनों को मर्ज करके अब बना दिया गया ओसीआई 2015, राइट। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेंगे आप। नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी है वो भारत का सिटीजन होना चाहिए और वो डेट दी गई है कब 26 जनवरी 1950 से एलिजिबल होना चाहिए सिटीजन 26 जनवरी 1950 में। और वो किसी भी टेरिटरी से बिलोंग करना चाहिए जो इंडिया का पार्ट है 15 अगस्त 1947 से, या फिर वो उसके बच्चे या ग्रैंड चाइल्ड जो है वो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। माइनर चाइल्ड है, पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वन ऑफ पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी कंडीशन है, राइट। बेनिफिट्स क्या है उसी कार्ड होल्डर के। अब थोड़े से हम बेनिफिट्स की पढ़ लेते हैं। तो बेनिफिट्स हमें दिखता है यहाँ पे। सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर। सबसे पहले मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पर्पस, लाइफ लॉन्ग वीजा, विजिट इंडिया कर सकता है वो, इक्वलिटी विद एनआरआई, सर्टेन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मैटर को। कुछ अपवाद भी हैं जैसे एक्विजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को वो जो है एक्वायर नहीं कर सकता, प्लांटेशन लैंड को नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंडियन कंट्री अडोप्ट द इंडियन सिटीजन। एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजन अंडर द सेक्शन 5 सिटीजन एक्ट 1955 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर ओसीआई कार्ड होल्डर, राइट। ये एलिजिबिलिटी मतलब एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड को वो एक्वायर नहीं कर सकता। कंडीशन क्या है, ही हैज रिसाइड, उसे इंडिया में लगभग ही ही हैज रिसाइड इन इंडिया फॉर 1 ईयर आउट ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल में से उसे लगभग 1 साल रहना पड़ेगा फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। एलिजिबल टू इनरोल इन नेशनल पेंशन स्कीम एट पार्ट विद एनआरआई रेजिडेंस। तो देखिए एनआरआई की तरह वो पेंशन के लिए भी तो कर सकता है, बट ये ध्यान रखना है आपको एक्सेप्शन में भाई क्या नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। ये पॉइंट क्वेश्चन आपका बन भी चुका है, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शंस क्या है उसी कार्ड होल्डर के लिए। सबसे पहले ओसीआई डज नॉट कन्फर्म पॉलिटिकल राइट टू वोट, उसको वोट डालने का राइट नहीं है। दूसरा, वो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 58, वाइस प्रेसिडेंट या आर्टिकल 66, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट आर्टिकल 217, इनके लिए वो एलिजिबल नहीं है। कौन, ओसीआई कार्ड होल्डर। उसके बाद वो फिर आप कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। विद रिगार्ड टू इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, not eligible for the public service position in union state or staff affair except for the specific post designed by the central government and through the special order। तो ये सब के लिए भी ना वो एलिजिबल नहीं है। स्पेशल अप्रूवल टू रिकर, उसको स्पेशल अप्रूवल की भी आवश्यकता होगी अगर वो रिसर्च करना चाहता है, और उसके बाद माउंट ट्रेनिंग करना चाहता है, मिशनरी एक्टिविटी करना चाहता है, जर्नलिज्म, या फिर टू विजिट रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एरिया, इन सब के लिए भी उसको स्पेशल अप्रूवल की आवश्यकता होगी। किसको, ओसीआई कार्ड होल्डर को, राइट। अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस की। तो अफर्मेटिव अब यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए ऐसे समझेंगे हम, अफर्मेटिव एक्शन हम जब समझाएंगे जब थोड़ा सा हम अंदर कर पाते हैं इंडिया और यूएस में। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में इसको एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करा गया है अफर्मेटिव एक्शन को, बट यूएस में नहीं है ये, ठीक है, क्लॉज 14 के थ्रू है। उसके बाद पर्पज क्या है, इसका पर्पज है उपचार करना हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ग्रुप सच एज अनटचेबल, मतलब अनटचेबल के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके उनको उपचार करने का काम करता है अफर्मेटिव एक्शन, राइट। ये फाइट करता है यूएस में किसके लिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी एंड ग्रुप एंड वुमेन। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अफर्मेटिव एक्शन हम किसे कहेंगे आम भाषा में। भाई आम भाषा में ये कहेंगे, आपके आसपास में देखा होगा आपने, कुछ दलित परिवार रहते हैं जिन्हें हम अछूत बोलते हैं, अनटचेबल, राइट। वो हमारा एक्चुअली में जैसे शूद्र वर्ड भी एक यूज होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इन लोगों को जब नहीं समझा जाता है तो इनके उपचार के लिए कोई अगर व्यवस्था की जाती है तो उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। तो ये इंडिया में भी है और यूएस में भी है। यूएस में अफर्मेटिव एक्शन जो है वो वुमेन्स और माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है, पर अपने यहाँ जो है वो अनटचेबल के लिए है, राइट। अच्छा, इसमें टारगेट ग्रुप कौन रहते हैं, टारगेट ग्रुप वो रहते हैं अफर्मेटिव एक्शन में जो सोशली मतलब समाज से, एजुकेशनली मतलब शिक्षा से बैकवर्ड रह गए, और वो इकोनॉमिक भी वीकर सेक्शन में है, राइट। और इसी तरीके से यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन
और हिस्पैनिक एंड एशियन अमेरिकन, ये आपके अफर्मेटिव एक्शन के अंडर में इनको रेमेडी दी जाती है। सिस्टम क्या है, ये कोटा सिस्टम के आधार पर है और इसमें बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम के थ्रू है। अच्छा, क्या अब जब सीधी सी बात है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो कोई ना कोई तो आर्टिकल होगा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में है अफर्मेटिव एक्शन के लिए। कौन सा? आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4, एनेबल स्टेट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? ये इनेबल करता है स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए ये क्या करता है? स्पेशल प्रोविजन प्राप्त कराता है, आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये इनेबल करता है स्टेट को टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास और सिटीजन नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन अ सर्विस अंडर द स्टेट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से यूएस में क्या है? बिगेन थ्रू ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1961। उसके बाद सिविल राइट आया 1964 में। इसमें कोई अपर सीलिंग भी है, अपर सीलिंग ऑफ 50% सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। किस जजमेंट में? स्वानी जजमेंट में। बट इसके लिए कोई भी अपर लीगल लिमिट नहीं है, राइट। सो ये हमें समझ में आ गया अफर्मेटिव एक्शन है क्या। अच्छा, अब ये न्यूज में क्यों है? अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली नंबर ऑफ यूएस स्टेट हैव बीन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टेड और बैन डाइवर्सिफाई प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस, इसलिए न्यूज में है। चलिए अब बात करते हैं हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। सब क्लासिफिकेशन क्या है भाई? ये क्या है सब क्लासिफिकेशन? क्या होता है सबसे पहले हम इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम सब क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी अफर्मेटिव एक्शन अभी हमने पढ़ा था, भाई कौन होते हैं? अब आप बता दोगे। जैसे इंडिया में जो है अनटचेबल को काउंट करा जाता है, यूएस में आप बता दोगे कि भाई जो है वुमेन्स और माइनॉरिटी को काउंट करा जाता है। इंक्लूडिंग सब क्लासिफिकेशन इज टू प्रोवाइड सब्सटेंटिव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो कुल मिला के ये है कि बैकवर्ड में भी और बैकवर्ड को छाटना, उसको कहेंगे हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे हमारे पास ये न्यूज में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, स्टेट ऑफ पंजाब और अदर देवेंद्र सिंह एंड अदर केसेस में उसने अभी पुष्टि करी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इज ए परमिसिबल है भाई, टू ग्रांट किसके लिए? सेपरेट कोटा फॉर द मोर बैकवर्ड विद इन द विद इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज। भाई हम सब क्लासिफिकेशन करने से हमें एक फायदा होगा कि हम जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उसमें और पता कर पाएंगे कि उनसे भी बैकवर्ड है, जिन्हें हमें उन्हें हेल्प करना है। सो शेड्यूल कास्ट नोटिफिकेशन अंडर एक्ट 341 आर्टिकल के थ्रू, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। शेड्यूल कास्ट के लिए नोटिफाइंग किसके थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 341। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ द कास्ट रेस ट्राइब्स विद द बेरिंग डिग्री ऑफ द बैकवर्ड क्लास, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं जिसके थ्रू उनको बैकवर्ड बोला जा सकता है। आर्टिकल 341 क्या कहता है? ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है कास्ट को लेके, रेस को लेके, ट्राइब्स को लेके एज ए शेड्यूल कास्ट फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये आपने क्वेश्चंस भी देखा होगा कि प्रेसिडेंट को राइट है शेड्यूल कास्ट को वेरीफाई करने का, राइट। सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट डज नॉट वायलेशन आर्टिकल 341। अब ये भी बात है भाई, आर्टिकल 341 का वायलेशन नहीं करता है सब क्लासिफिकेशन, बिकॉज कास्ट आर नॉट पर पर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा आगे, पार्लियामेंट जो है इसके लिए लॉ बनाता है। इंक्लूडेड क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है किसी भी कास्ट में, रेस में, ट्राइब्स में, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट बाय द पासिंग लॉ, राइट। अच्छा, स्कोप क्या है सब क्लासिफिकेशन का, ये भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये सब वो चीजें हैं वो आपको नहीं देखनी है। कोर्ट ने नोटेड किया है सब क्लासिफिकेशन वाज परमिटेड फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर द आर्टिकल 342 ए, इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, विच एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो प्रेसिडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है किसी भी लिस्ट को। क्लियर कट है? अच्छा चलिए, अब जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन भी है रिजर्वेशन के लिए। जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस 92 केस जो था, वो भी एक्सक्लूड बात करता है किसकी? क्रीमी लेयर विद इन द ओबीसी, मतलब ओबीसी से क्रीमी लेयर को हटाया जाए, ये इंदिरा साहनी केस बात करता है। ईवी ईवी चेन्नई स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश 2004, ये भी बात करता है सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट अमाउंट टू किसके लिए? टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंट लिस्ट
एंड देयरफॉर वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 341 व्हिच एक्सक्लूड बेस्ड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आपको केस याद रखने हैं, इंदिरा साहनी है, ईवी चेन्नई है, और जनरल जारनेल सिंह एंड लक्ष्मी नारायण गुप्ता एप्लीकेशन ऑफ द क्रीमी लेयर कंसेप्ट ऑफ टू आर्टिकल 341 एंड 342 डज नॉट थिंकर विद द प्रेसिडेंट्स लिस्ट, राइट। अब हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए सिंगल लॉ, यूनिफॉर्म की बात करता है। अच्छा, अब ये क्यों न्यूज में है वो देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, उन्होंने अनाउंस किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा पूरी स्टेट पे जनवरी 2025 से, ठीक, इसलिए न्यूज में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्री और पोस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिटरी सिस्टम की बात करता है पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन पे, ये भी मैंने बात करी, चाहे वो मैटर हो मैरिज का हो, डाइवोर्स का हो, मेंटेनेंस का हो, इनहेरेंस का हो, एडॉप्शन का हो या सक्सेशन का हो, राइट। आर्टिकल 44 जो है ये इसकी बात करता है यूसीसी की। पार्ट जो है वो कौन सा है? 4 बात करता है ये। वर्ड डायरेक्ट द स्टेट सेल अनाउंस इंड्योर द सिक्योर सिटीजंस एंड यूनिफॉर्म थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। करंट स्टेटस की बात करेंगे, क्लियर कट है क्या नहीं है। यूनिफॉर्म वे uniformity of all the religion included the marriage, divorce, maintain, inheritance and adoption and succession are included in the uniform civil code। कुल मिला के ये कि जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए सॉरी मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, तो उन लॉ को एक ही लॉ में लेके आना वो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, क्लियर। अच्छा, करंट स्टेटस की बात करते हैं हम, तो क्या है हमारे पास? इंडिया पर्सनल लॉ इज कॉम्प्लेक्स। इंडिया का जो पर्सनल लॉ है वो कॉम्प्लेक्स है। ईच रिलीजन एडहरिंग द स्पेसिफिक लॉ, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1955 अप्लाई द क्रिश्चियन पेरिस एंड Jews. In Goa, form a common civil code is practiced under the Portuguese civil code of 1867। तो गोवा में ये प्रैक्टिस किया गया कब? सॉरी किसके थ्रू? पुर्तगीज सिविल कोड 1867 के थ्रू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस क्या कहानी थी और पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या है। जैसे लैक्स लोसी रिपोर्ट थी, ये यूनिफॉर्मिटी इज अ कोडिफाइंग इंडियन लॉ, जिसमें मुस्लिम, हिंदू एंड पर्सनल लॉ शुड नॉट कोडिफाई, ये कोडिफाई नहीं था, ठीक है ना, प्री में। बट बी आर राव कमेटी क्या कहती है? कोडिफाई हिंदू लॉ वाज वुड गिव इक्वल राइट टू द वुमेन। अब देखिए वो ये कहते हैं कि हिंदू के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ है, बट वुमेन्स के लिए इक्वल राइट होना चाहिए, वी आर राव कमेटी। पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या होता है? आफ्टर 1950 1954 में एक आया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, प्रोविजन ऑफ फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडियन एंड ऑल इंडियन नेशनल इन अ फॉरेन कंट्री। जो सिविल मैरिज है वो पीपल ऑफ इंडियन और जितने भी इंडियन हैं वो फॉरेन कंट्री में अगर शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1944 के थ्रू, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। 4 मेजर इनेक्टमेंट हुए फॉर हिंदू के लिए, हिंदू जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये तो आपको सबको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि एक ये था, बी आर राय कमेटी थी, स्पेशल मैरिज ये तो नहीं है, ये थोड़े आपको याद रखने हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, राइट। अब आ जाते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1951। ये क्या है भाई, इसको समझते हैं हम। अभी क्या हुआ है, ये न्यूज में क्यों है, देखिए मैं बताऊं। ये कहता है कि रिलीजियस जो करेक्टर है प्लेस ऑफ वर्शिप का शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 1947 में। जैसे मान के चलिए कहीं राम की पूजा होती थी तो आज भी वहीं राम की पूजा होगी, कोई अदर ये नहीं कहेगा कि उससे पहले वहां कोई अन्य मूर्ति थी ना। तो इसलिए इसको लेके आया गया। इट सेज नो पर्सन सेल कन्वर्ट, वो कन्वर्ट भी नहीं कर सकता किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को एनी रिलीजियस में, और ना ही प्रदर्शन कर सकता है ऑन टू डिफरेंट डायमेंशन और सेक्शन का, क्लियर कट है। अच्छा, बस आपको इतना समझना है कि कुल मिला के ये कि जो चली आ रही है 1947 से पहले जो भी था 1947 के बाद जो हुआ है वही माना जाएगा। इट डिक्लेयर all suits, appeals and other proceedings regarding converting the character of the place of birthing which are pending before any court or authority in अगस्त 15 अगस्त 1947 will await as soon as law come into the force, जैसे लॉ आएगा फोर्स में। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या प्रोवाइड करा गया है, तो ये क्लियर हो गया आपके। जैसे अगर अयोध्या की जो साइट है वो डिस्प्यूटेड साइट है, ठीक है ना, इसको अलग रखा गया इससे। एक्ट आल्सो डज नॉट अप्लाई द मोन्यूमेंट्स और साइट जो कवर किए जाते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड इन आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। कोई भी डिस्प्यूट है
हैज बीन फाइनली सेटन एज ए डिस्पोज। तो ये सारी चीजें, तो देखिए अयोध्या वाला भी इससे अलग है, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से, राइट। तो ये क्लियर कट हो गया आपको क्या है क्या नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रिवेंशन डिटेंशन, ये क्या है। प्रिवेंशन डिटेंशन का आप थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि भाई कोई इस प्रिवेंशन डिटेंशन मतलब कोई बंदा हमने पकड़ लिया बट अभी उस पर कन्विक्ट नहीं हो पाया कि भैया अपराधी है, वो हमारा क्या आता है प्रिवेंट डिटेंशन के अंदर। सो यहाँ देखते हैं, इट मीन्स detention of a person without trial and convictions by the court or mere reasonable apprehension of him doing activity dangerous to public order। मतलब कुल मिला के है किसी भी आदमी को हमने प्रिवेंट कर लिया कि भाई ये जो है इन फ्यूचर जो है पब्लिक ऑर्डर पे कुछ ना कुछ डेंजरस काम करेगा तो उसको हम जो है कोर्ट में डाल सकते हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन प्रिवेंट डिटेंशन अंडर द आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 के थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को राइट्स है कि वो प्रिवेंशन डिटेंशन के लिए लॉ बना सकता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अरेस्ट और डिटेंशन के लिए भी देता है आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 का 1 और 22 2। These protection are not available to a person arrest or detained under the Prevention Detention Law Act आर्टिकल 22। तो ये न्यूज में क्यों है, अभी क्या हुआ है, जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए कुछ राइट ऑफ डिटेन्यू। डिटेन्यू मतलब जिस बंदे को आपने पकड़ लिया बट उसको अभी क्राइम उसका कन्विक्ट नहीं हुआ है और आपने उसे पकड़ लिया है, टू मेक ए इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटेड डिटेंशन। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट करे इनके राइट्स को, डिटेन्यू के राइट्स को, इसलिए न्यूज में है। कौन है ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। अच्छा अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसके लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है भी। आर्टिकल 22 एक ये कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ अरेस्ट ग्राउंड, भाई मेरे को किस आधार पे आपने पकड़ा ये मेरे को बता दो आप, राइट। अच्छा दूसरा आर्टिकल 22 का कहता है, ये कहता है कि प्रेजेंटेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने से पहले आपको 24 आवर्स एंड डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर मजिस्ट्रेट अप्रूवल, भाई उसको मजिस्ट्रेट अप्रूवल की आवश्यकता है। थर्ड वाला भाई हमने पढ़ा था कि ये जो है दीज प्रोटेक्शन, फोर्थ सॉरी, डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल, भाई डिटेंशन जो है वो 3 मंथ से ऊपर का नहीं होगा, उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल होगा। दीज बोर्ड आर सेटअप बाय द, इस बोर्ड को कौन सेट करेगा, वो करेगा स्टेट्स एंड नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड जज एंड ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, राइट। 22(5) क्या कहता है, ये कहता है अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, भाई किस आधार पे आपने उसको डिटेन किया है, एंड अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर लाने पड़ेंगे उसके लिए, क्लियर है। अच्छा अब इसके लिए जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में, और ये आर्टिकल 22(5) की बात करता है कि भाई हमें दिखाना पड़ेगा कि ऐसे आपने इसको रिटेन किया है। उसके बाद है सिब्बल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 पे, राइट। दो डिटेंशन है तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है कि गोपालन और सिब्बल लाल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम आ जाते हैं पर्सनैलिटी राइट्स, पर्सनैलिटी राइट्स को देखते हैं हम, ये क्या है भाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी क्या करा है, इंटरिम ऑर्डर जो है और रेजिस्टेंस बैरियर एंटिटी जैसे ई कॉमर्स स्टोर है, एआई चैट बूट्स है, फ्रॉम द मिस यूजिंग एक्टर नेम इमेज वॉइस लाइकनेस विदाउट हिज कंसेंट। मतलब कुल मिला के ये है कि कई एक्टर्स होते हैं उनके नाम इमेज और उनके जो है वॉइस है उनको विदाउट उनके कंसेंट के यूज करा जाता है, तो वो आपके पर्सनैलिटी राइट के थ्रू आते हैं ना। तो उसके लिए इंटरिम ऑर्डर जो है अभी जारी करा है किसने दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो पर्सनैलिटी राइट की बात हम करेंगे तो जिसमें जैसे पर्सनल टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग जैसे नेम वॉइस सिग्नेचर इमेज एनी अदर फीचर इजीली आइडेंटिफाई एज मार्क्स ऑफ द पर्सनैलिटी, देयर आर नो एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी statute in India but are traced to fall under the right to privacy and right to property। क्लियर है भाई। दो कंपोनेंट होते हैं पर्सनैलिटी राइट के, राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकनेस, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957। राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 21 और जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस 2017। अब बात करते हैं हम पोस्टमोस पर्सनैलिटी राइट, मरने के बाद क्या होगा, मरणोपरांत। डिफेमेशन सूट कैन बी फाइल्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड फॉर derogatory representation of any deceased person reputation or their family। तो कुल मिला के ये है डिफेमेशन सूट, एम्बलेम्स ऑन नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट 1950 प्रोटेक्ट अनऑथराइज यूज ऑफ फ्यू डिग्नेटरीज नेम्स एंड सिंबल लिस्ट इन द शेड्यूल्स। तो कुल मिला के मरणोपरांत भी आपको क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो
यू कैन से दैट उसके भी राइट्स लेने पड़ेंगे, उनके जो भी वारिस हैं उनसे, ठीक है ना। पर्सनलिटी राइट्स अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या है, देखिए 3 कन्वेंशन में पर्सनलिटी राइट की बात होती है। वैसे तो इसका कोई एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी नहीं है, बट 3 करते हैं, एक तो रोम कन्वेंशन 1961, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1954 और विप्पो परफॉर्मेंस और फोनोग्राफी ट्रीटी। ये 3 जो कन्वेंशन है वो पर्सनलिटी राइट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट और विप्पो कन्वेंशन, ठीक। अब उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन भी है पर्सनलिटी राइट्स के लिए, यस है, जैसे अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, और दीपा जयशंकर वर्सेस एएल विजय 2019 मद्रास हाई कोर्ट, राइट। सो ये दो प्रोनाउंसिएशन है। देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें पूरा नहीं पढ़ना होता है, आपको क्या करना होता है, विजन आईएएस की जो भी पीटी 365 होती है इसमें आपको हाईलाइटेड चीजें समझनी है कि भाई कौन सी चीजें मेरे को पढ़नी है कौन सी नहीं, पूरा पढ़ोगे तो बसट हो जाएगा माइंड में। अब आ जाता है हमारे पास अदर इंपोर्टेंट न्यूज में, जैसे इनेमी प्रॉपर्टी क्या है। अभी क्या हुआ है कि जो फॉर्मर भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, है ना, वो अपनी कुछ जमीन बेचना चाहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक, और उनके पाकिस्तानी पूर्वज के आधार पे थी वो। तो अब इसको हम कैसे कहेंगे भाई, तो वो एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमारे शत्रु देश हैं उनकी प्रॉपर्टी। सो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1968 डिफाइन द एनिमी एज अ कंट्री और सिटीजन। तो एनिमी जो प्रॉपर्टी एक्ट है वो कंट्री को भी और सिटीजन को भी एनिमी घोषित करता है। कमिटेड एक्सटर्नल एग्रेशन अगेंस्ट द इंडिया, जो क्या है कमिटेड करते हैं इंडिया के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, जैसे पाकिस्तान या चाइना, क्लियर है। एनिमी प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू और बाज मैनेज टू बिहाफ ऑफ द एनिमी, तो एनिमी के आधार पर उसको लिया जाएगा। 2017 में अमेंडमेंट भी किया गया। तो अमेंडमेंट क्या क्या हुआ वो देखेंगे। लीगल हायर सक्सेसर ऑफ एनिमी वेदर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ कंट्री दिस इज नॉट एनिमी। देखिए लीगल हायर है, जैसे मान के चलिए परवेज मुशर्रफ का अगर बंदा, फॉर एग्जांपल वो अपनी उनकी पीढ़ियां कुछ भी हैं तो वो लीगल हायर है। अब उनको हम एनिमी नहीं बोलेंगे, भाई बच्चे का क्या दोष है ना, तो उनको हम एनिमी नहीं काउंट करेंगे। एनिमी हु हैज चेंज हिज नेशनलिटी, एनिमी उसे भी बोलेंगे जिसने भारत की, चाइना या पाकिस्तान की वो मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है, यू कंसीडर सिटीजनशिप, राइट। अच्छा आगे आगे 1968 एक्ट एम्पावर custodian of enemy property of India under the Ministry of Home Minister, right, and Home Affair for the preservation, management, control, selling enemy property। तो भाई ये कौन देखेगा, ये आपको बताना है। एम्पावर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया अंडर किसके है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखेगा कि एनिमी की प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, सील करना है या प्रिजर्व करना है, राइट। आगे आ जाता है हमारे पास राइट टू बी फॉरगेटन। अब सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द इशू विद राइट टू फॉरगेटन। राइट टू फॉरगेटन का मतलब है भाई मेरी किसी ने वीडियो अपलोड कर दी किसी भी चीज की, ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ कि वो फॉरगेटन हो भाई, वो सारे प्लेटफॉर्म से हटा दी जाए, तो इसके लिए भी एक राइट है, वो आपको याद रखना है, राइट टू फॉरगेटन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, राइट टू इरेश्योर, राइट, मतलब इरेज कर दो, खत्म कर दो। डील विद द इंडिविजुअल राइट टू हैव कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ द पर्सनल डेटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या फ्रेंच में इसको जाना जाता है, फ्रेंच जुरिस्प्रूडेंस है वहां इसको राइट टू ऑब्लिवियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इंडिया में राइट टू फॉरगेटन या राइट टू इरेश्योर, इरेज्योर, और राइट टू ऑब्लिवियन जो है फ्रेंच जुरिस्प्रूडेंस में। राइट टू फॉरगेटन इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है भाई, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत में आता है, जो केएस पुट्टुस्वामी केस के द्वारा लड़ा गया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए याद करने वाला है, ठीक है ना। केएस पुट्टुस्वामी केस 2017, राइट। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चंस भी बना है हमारा, वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज अ सॉरी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज अ प्रोटेक्ट अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख वही वाली बात है, आर्टिकल 21, ये 2021 का क्वेश्चन है ना, तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन, अब देखिए इनर लाइन परमिट, ये क्या है भाई। इनर लाइन परमिट का पहले तो आप इसको आम भाषा में समझ लो, आम भाषा में आपको उसको समझा दो भाई क्या है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब ये है कि आपको अगर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन कंट्रियों में जाना है, तो आप इंडियन हैं तो आपको एक परमिट बनवाना पड़ेगा जिसे हम इनर लाइन परमिट करें बोलेंगे, ठीक है, तभी आप इन कंट्रियों में जा सकते हैं। क्लियर कट है, तो ये इस तरीके से बनेगा, आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये शेप बनेगी, राइट। कह सकते हो हॉकी टाइप की, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जाने के लिए। अब हुआ क्या, ये न्यूज में क्यों है,
भाई ये न्यूज़ में इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने अभी अप्रूव कर दिया है कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आईएलपी को। आईएलपी बोलूँ तो आप समझ जाना, इनर लाइन परमिट। जैसे चुमकेडीमा, न्यूलैंड और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इसको, और इसमें भी इनर लाइन परमिट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब ये कहाँ पड़ेंगे वो भी देख लेते हैं भैया। देखिए, यहाँ आपको दीमापुर मिलेगा और न्यूलैंड मिलेगा और चुमकेडिया मिलेगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन ये नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में और इम्प्लीमेंट होगा आपका आईएलपी। क्लियर है? ठीक, बाद बाकी में था, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में और होगा। क्लियर कट हो गया हमारा। अब समझते हैं क्या है ये। तो यहाँ क्या है, ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को कि वो ट्रैवल कर सके प्रोटेक्टेड एरिया में, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। कोई पीरियड ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड पीरियड है। अब आईएलपी जो है इसका एम है रेगुलेट करना, ठीक है ना, मूवमेंट को नियर द इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके, तो इंडियन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके पड़ोस में रेगुलेट करना मूवमेंट को, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आईएलपी जो है ऑफिशियली इसको यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, ट्राइबल कल्चर को और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के थ्रू हुई है, राइट। आईएलपी की ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ आईएलपी होते हैं इनर लाइन परमिट। जैसे वन फॉर द टूरिस्ट के लिए होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म स्टे के लिए होता है, मतलब वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं कोई, तब। कौन कौन सी स्टेट आती है अभी मैंने बताई, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना है। कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा इंडियन लाइन परमिट के लिए, जैसे एनआरआई, जो इंडियन हु आर स्टेइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 6 मंथ, एनआरआई नहीं होंगे। पीआईओ कार्ड होल्डर नहीं होंगे, ठीक है ना, ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं होंगे। तो भाई अगर वो आईएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको अगर उस स्टेट में जाना तो फिर वो कैसे जाएंगे। उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा रेगुलर प्रोटेक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के लिए, राइट। अच्छा, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई प्रोटेक्टेड एरिया लिमिटेड क्या होता है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिमिटेड क्या परमिट क्या होता है। तो हमारे पास पॉइंट पढ़ने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, अंडर द फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958, जितने भी एरिया हैं फॉलिंग बिटवीन द इनर लाइन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द स्टेट हैव बीन डिक्लेयर एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब जो फॉल कर रहे हैं इनर लाइन में और इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको बोलेंगे हम प्रोटेक्टेड एरिया। अब वो कौन कौन से पढ़ेंगे वो देख लेते हैं अभी। तो करंटली प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो लोकेटेड होता है इन ए फॉलोइंग स्टेट, जैसे होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड उत्तराखंड, और होल ऑफ सिक्किम पार्शली प्रोटेक्टेड एरिया एंड पार्शली रेस्ट्रिक्टेड एरिया। जैसे अभी हमने पढ़ा कौन कौन से हैं प्रोटेक्टेड एरिया में, देखिए अरुणाचल प्रदेश मिलेगा आपको, सिक्किम मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। क्लियर कट है, ये किस में आएंगे आपके प्रोटेक्टेड एरिया में। क्लियर कट। अच्छा, उसके बाद आपके ये सारे कंट्री हो गए। अब इसमें जो सिक्किम है ना वो प्रोटेक्टेड एरिया में पार्शली प्रोटेक्टेड है और पार्शली ही रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर कट है। अब हम आ जाते हैं अंडर द, ये था आपका अंडर फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 और अंडर फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड एरिया 1963, ठीक है ना। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करता है, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आपका हुआ अंडमान निकोबार एंटायर यूनिटरी और सिक्किम पार्ट ऑफ द स्टेट, दो होंगे जो आपके रेस्ट्रिक्टेड में होंगे। कौन कौन से, ये पॉइंट हमें याद रखना है, अंडमान निकोबार एंड द सिक्किम, राइट। अच्छा, अ फॉरेनर इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू विजिट प्रोटेक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया अनलेस, जब तक कि इट इज स्टेबलाइज टू बी सेटिस्फिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दैट देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन टू जस्टिफाई सच ए बजट। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन की वजह से वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आना चाहते हैं, एज लाइक द अंडमान निकोबार एंड द सिक्किम, और गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी तभी उनके लिए जारी होगा जो भी परमिट होगा। एवरी फॉरेनर एक्सेप्ट ए सिटीजन ऑफ भूटान, हाँ भूटान के जो सिटीजन है उनको तो परमिशन है, who desire to enter and stay in a protected and restricted area is required to obtain a special permit for a contempt authority, right। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना, आप वीडियो को लगातार देखते रहें, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख ली, फिर आपने एक बार रीड कर लिया, रीड करने के बाद फिर वीडियो देख ली, तो ये क्या होगा आपका एक कंपाइल हो जाएगा रिवीजन करने का।
तो इस तरीके से आप इसको देखते रहें, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।